दरअसल आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो माय फ्रेंड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन वाइज होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो इससे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारे टैक्सेस हैं सर, वो दो तरह के हो सकते हैं सर। वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अलग अलग क्या प्रोविजन है वो समझिए सर। डायरेक्ट टैक्स, आपके यहां पे डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो आपकी लायबिलिटी है और जो बर्डन है सर, वो सेम पर्सन पे रहता है। जो लायबिलिटी और बर्डन है वो सेम पर्सन पे रहता है। जैसे कि हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, गेन टैक्स। भैया जिसका हाउस है सरकार को जमा भी उसी को करना है, लायबिलिटी उसी की है और बर्डन भी उसी के ऊपर पड़ रहा है। अब मैं आपसे कहूं जी मेरा हाउस टैक्स है, लायबिलिटी मेरी, चलो मैं सरकार को जमा करके आ जाता हूं, पे आप मुझे कर दो, तो आप करोगे क्या? नहीं। तो लायबिलिटी सरकार को जमा कराने की जिम्मेवारी और बर्डन कौन बियर करेगा? दोनों सेम पर्सन। लेकिन सर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो लायबिलिटी है वो जनरली प्रोड्यूसर यानी कि सेलर की है, प्रोड्यूसर है सेलर। लेकिन जो बर्डन है सर वो बायर पे है यानी कि कंज्यूमर। आज हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं सर कुछ खाने के लिए, हमने पिज्जा का ऑर्डर कर दिया मान लीजिए। अब वो बिल बनाते हुए ये कह रहे हैं सर कि सर इसमें 100 रुपए का टैक्स है, और वो कह रहे हैं सर हम आपका पिज्जा भी जल्दी तैयार करवा रहे हैं, फटाफट काम करिए, सरकार को 100 रुपए जमा करा के ये टैक्स के, और हम रेडी करा रहे हैं सर पिज्जा। तो क्या ऐसा होगा क्या? हम कहेंगे भाई हम घर जा रहे हैं वापिस, हमें नहीं करना कुछ काम, हम जा रहे हैं। तो होगा ये कि जो टैक्स का अमाउंट है वो हम उसी को दे देंगे, दुकानदार को, कि भाई अपने सामान के भी पैसे ले लो, टैक्स के भी पैसे ले लो। तो सरकार को जमा कराने की लायबिलिटी किसकी है? उस दुकानदार की, उस प्रोड्यूसर या सेलर की। गया किसकी जेब से? कंज्यूमर। तो यानी इनडायरेक्ट में लायबिलिटी तो प्रोड्यूसर की है, सेलर की, सरकार को जमा कराने की, लेकिन जो बर्डन जेब से जो जाएगा वो कंज्यूमर के, बायर की जेब से जाएगा। बताइए इसे बात समझ आई? दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो माय फ्रेंड, जो हम जीएसटी पढ़ रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि गुड्स एंड सर्विस पे को टैक्स अगर लग रहा है तो उसको जमा कराने की जिम्मेवारी किसकी है? प्रोड्यूसर की या सेलर की। लेकिन अल्टीमेट बियर कौन करेगा? बायर, कंज्यूमर। इसका मतलब जो जीएसटी है हमारा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब वाकई में बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से समझोगे तो मजा भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन टैक्स लेविड ऑन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि जीएसटी जो एप्लीकेबल है गुड्स और सर्विस पे अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज वैल्यू एडेड टैक्स। अब आप ये समझिए सर, एक छोटी सी यहाँ पे बात गई थी इनडायरेक्ट टैक्स, उसके लिए मुझे बहुत कुछ बताना पड़ा आपको। अब एक यहाँ पे जा रहा है सर वैल्यू एडेड टैक्स। अब क्वेश्चन आता है सर ये वैल्यू एडेड क्या है? अब ये समझिए सर, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा कुछ प्रोड्यूसर हम मान लेते हैं सर, प्रोड्यूसर 1, प्रोड्यूसर 2, प्रोड्यूसर 3, मान लीजिए 3 प्रोड्यूसर हैं सर। और मैंने कहा सर यहां पे ये कितने की सेल कर रहा है और यहां पर इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है सर इसको। पहला प्रोड्यूसर सर जंगल गया, लकड़ी काटी, या लकड़ी जहां पे थी पड़ी वो उठा ली फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से, और उठा के अगले वाले को बेच दी। ठीक हो गया जी? अब कहानी ये हुई सर, इसकी कॉस्ट हो गई कुछ भी नहीं, 100 रुपए की इसने सेल करी।
तो सर यहां पर इसे ना जो वैल्यू एडेड कर दी वो 100 की कर दी सर, मानते हैं। इसने 100 का बेचा P2 को, तो इसके लिए 100 रुपए की कॉस्ट हो गई। अब इसने फर्दर 120 का सोल्ड कर दिया P3 को, तो इसने 20 की वैल्यू एडेड कर दी। 120 का सर यहां चला गया। अब इसने फर्दर 150 का सर कंज्यूमर को भेज दिया, 30 की वैल्यू एडेड कर दी। बताइए सर, बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? मोटा मोटा समझा रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा ये, ठीक है। अब वैल्यू एडेड में क्या है कि जितने आपने वैल्यू एडेड करी है उस पर टैक्स देना है सर आपको। जितनी वैल्यू एडेड करी है उस पर टैक्स देना है। समझाने के लिए एक आसान सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि जीएसटी 10% मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? 10%। तो होगा क्या, ये पहले वाला जो बेच रहा है 100 रुपए का, तो जीएसटी कितनी होगी सर? 10%। 10 रुपए हो गई। तो चलिए यहां पे लगाते हैं सर जीएसटी 10 रुपए, ठीक हो गया जी। यहां पे नहीं, सुनिए, अब ये कहानी हो गई। तो ये जीएसटी 10 रुपए की, इससे भी चार्ज मांगेगा, चार्ज मांगेगा। अब यहां पे से इसने कितनी करी? 120 में बेची, 10% कितना हो गया? 12 रुपए। 12 रुपए। तो P2 कहेगा 10% जीएसटी 120 पे 12 रुपए हो गई। अब ये सरकार से कहेगा कि भाई 10 रुपए तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो ये 10 रुपए का सेट ऑफ लेगा। क्या लेगा? सेट ऑफ। और ये कितना जमा कराएगा? 2 रुपए। आ गया 20 का 10%, 2 रुपए आ गया भाई। 120 रुपए में किसी को बेच रहा है, आगे 10% के हिसाब से 12 रुपए ले लेगा ये टैक्स के, जीएसटी। तो ये 12 रुपए जो ले रहा है P2, तो 12 रुपए सरकार को जमा नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं 12 रुपए जो टैक्स क्या है सर, 10 रुपए तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं पहले वाले को, तो मुझे 2 रुपए जमा करवाने। तो वैल्यू एडेड पे वही टैक्स आ रहा है, ध्यान से देखिए। अब P3 ने कितने में बेचे? 150 में, तो टैक्स लेगा अलग से कितना? 10%, 15 रुपए। अब ये कहेगा जी मैं पहले 12 रुपए ले चुका हूं, तो ये 12 का सेट ऑफ लेगा, 3 रुपए आ गया वैल्यू एडेड। तो इस प्रकार से जो जीएसटी है, इट इज द टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, दैट। और जीएसटी के आने से पहले अगर आपने सुना हो तो वेट ही नाम था, वैल्यू एडेड टैक्स। और एक्चुअली में क्या था, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स थे वो बहुत प्रकार के थे, अलग अलग। एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सर्विस का अलग, इसका अलग, उसका अलग, सबको खत्म कर दिया गया और एक बना दिया गया। सबको खत्म कर दिया, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया और वो बना दिया गया जीएसटी। हाँ, तो वैल्यू टैक्स खत्म कर दिया ना, अब उसका नाम एक कर दिया जीएसटी। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे सबको खत्म करके एक टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस। बताइए समझ आया? तो आपको बड़े ध्यान से सर यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हम, तो हम उसको ये ना सोचे कि सर वो थ्योरी है। एक्चुअली में जो हम पढ़ रहे हैं उसके एक एक चीज में बहुत मतलब निकल रहा है सर। तो आप देखिए सर, इनडायरेक्ट टैक्स निकलना, अगर हम पेपर में लिखते हैं सर इसको और हम डायरेक्ट टैक्स लिखना भूल जाते हैं तो नंबर गए हमारे। अगर सर हम इसमें वैल्यू एडेड टैक्स लिखना भूल जाते हैं तो नंबर गए सर हमारे। बोले सर, बात समझ आ रही है? अब मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सर इसमें इंक्लूड हो रही है, लेकिन क्या नहीं इंक्लूड हो रहा? पेट्रोलियम और अल्कोहल। अगर मुझे नहीं पता आप ध्यान से न्यूज सुनते हैं या नहीं सुनते, बार बार इस बात की आ रही है कि भाई पेट्रोल जीएसटी में के दायरे में नहीं आ रहा। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि अगर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ गया तो आप ये मानिए लगभग पता नहीं 40% कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएंगे उसके पेट्रोल के। आप उसका बाइफर्केशन देखिए, सर्च मारिए कि पेट्रोल जो आप खरीद रहे हैं 1 लीटर का, उसकी बेसिक कॉस्ट क्या पड़ रही है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है और स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आ रही बात सुनने? तो अगर जीएसटी के दायरे में कर देंगे अगर उसको, तो रेट इतने गिर जाएंगे जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो आप ये लगा लीजिए, सरकार का मेन सोर्स ऑफ फंड, जो मेन सोर्स ऑफ टैक्स है वो पेट्रोल भी है, कि 1 1 लीटर पे सरकार इतना टैक्स ले रही है। इज दैट क्लियर?
तो इसलिए अल्कोहल और पेट्रोलियम अभी भी सरकार ने इस कैटेगरी में नहीं लेकर आए हैं। वैट लग रहा है, ये लगा रहा है, मतलब कुछ और कहानी लग रही है, मतलब सीधा टैक्स लग रहा है। वैल्यू, सॉरी वैट गलत बोल गया मैं, मतलब उसके ऊपर आप लगा लो सेल टैक्स लग रहा है, आप ये कह सकते हो, पुराना सेल टैक्स जो ड्रॉबैक सिस्टम है अभी भी वो लग रहा है। जिस दिन सरकार को लगेगी उनकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है और इतने सारे अमाउंट की जरूरत नहीं है, आप देख लेना सर ये चेंज हो जाएगा और पेट्रोल में जीएसटी में आ जाएगा, ठीक हो गया। और डेफिनेटली पेट्रोल के रेट काफी नीचे गिरेंगे एकदम से जिस दिन ऐसा हो गया। चलिए, इट एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया। अब सर इट एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया, आगे पहले कभी हम लिखते थे तो क्या लिखते थे, इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या लिखा करते थे कि हमारा जो लॉ है सब जगह लग रहा है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज 370 सेक्शन 370, ये 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को अलग एक दर्जा दिया जा रहा था, तो सरकार ने उस 370 को हटा दिया। अब जितना भी इंडिया का कानून है सारा का सारा जम्मू और कश्मीर पे अप्लीकेबल होगा। इज दैट क्लियर? यानी जीएसटी अब जम्मू कश्मीर पे भी ये अवेलेबल है, सब पे अप्लीकेबल है। द जीएसटी इज पेड बाय कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, भाई कंज्यूमर प्रोड्यूसर को देगा और प्रोड्यूसर सरकार को देगा, ठीक है जी। सेलर एंड सेलर रेमिट अमाउंट टू द गवर्नमेंट, और आगे फिर ड्यूटी जो लायबिलिटी होगी वो सेलर की होगी, सरकार को वो जमा करें, ठीक। अब एक बात ध्यान दीजिए सर, मुझे नहीं पता आप न्यूज सुनते हैं नहीं सुनते, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, डोंट नो। अगर आपने पीछे सुना हो तो सरकार ने एक काम और करा था कि आप कुछ भी कहीं कुछ खरीद रहे हो, कुछ पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, तो उन्होंने एक नंबर दिया कि स्क्रीनशॉट पे आप उसे भेजिए, उसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए। अब आप कहोगे सर क्यों, ऐसा क्यों कर रहे थे, मैं बताता हूं। हो ये रहा था कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक कस्टमर प्रोड्यूसर के पास गया, दुकानदार के पास गया, उसने कुछ सामान खरीदा, उसने कंप्यूटराइज सारा निकाल दिया, बिल जीएसटी वगैरह सारा निकाल दिया और कहा ले भाई, और उससे पैसे ले लिए, कंप्यूटर में ही तो था, कैंसिल मार दिया बाद में। यानी आप किससे टैक्स ले लिया लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया। लेकिन उस स्लिप के ऊपर नंबर तो लिखा होगा ना, 461 और 462 ऐसा कुछ भी। अब उसने कैंसिल कर दिया मान लीजिए, और जो दुकानदार फ्रॉड कर रहा है, अब उसने 461 पे पहले बिल काटा था राम का, कैंसिल कर दिया, उसी 461 पे बिल काट दिया रोहन का, और दोनों से टैक्स ले लिया। अब पता चला जी दोनों ने स्क्रीनशॉट भेज दिया वहां पे। अब वहां हो गया ये क्या हो रहा है, ये की स्लिप पे दो के नाम कैसे कर, इस तरह से तरीका किया गया इस फ्रॉड को पकड़ने का, और पेनल्टी बेहिसाब, कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, इज दैट क्लियर? तो क्या करते हैं लोग, फ्रॉड करना शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट देखती है अच्छा ऐसे भी फ्रॉड हो सकता है क्या, पकड़ो भाई। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये कहानी हमने क्या पढ़ी, जीएसटी। तो ये क्या हुआ हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब आता है सर कैरेक्टरिस्टिक्स। सर इसकी थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और जीएसटी। जीएसटी क्या है सर, इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने बता दिया सर, भाई जो लायबिलिटी रहने वाली है वो प्रोड्यूसर की, और जो बर्डन रहने वाला है वो कंज्यूमर। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स, अभी समझाया मैंने पूरा कंप्लीटली। आप एग्जांपल देके कुछ समझाना चाहो तो आप समझा सकते हो एग्जाम में। जीएसटी इज यूनिफॉर्म रेट्स इन ऑल स्टेट्स। पहले से पहले क्या होता था, सेल टैक्स होता था। क्या होता था वो, सेल टैक्स। यानी कि जब उससे पहले सेल टैक्स होता था, जब आपका वैट नहीं आया उससे पहले देखिए जरा कहानी क्या हुआ करती थी। अगर मैं यही बात ले लूं कि जब आपका वैट नहीं, ध्यान से, जब ये वैट नहीं था तब क्या कहानी होती थी वो सुनिए सर। उससे पहले होता था सर सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इसमें 100 में बेची 10%, 10 रुपए सरकार को गए। 120 बेची 12 रुपए सरकार को गए। 150 बेची 15 रुपए सरकार को गए। तो आप ध्यान करिए, टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट के पास आ रहा था, इसमें जो टोटल टैक्स आ रहा था वो जरा देखिए कितना आ रहा है,
₹37। अब जरा ध्यान करिए कितना आया, 10, 2 और 3, 15। आप देख रहे हो सर कितना फर्क है। तो अब इसको अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, भाई क्लैपिंग करो सरकार के लिए, ये कहेंगे ना हम। तो हम कहेंगे क्लैपिंग करें हम सरकार के लिए। अगर आप सर्च मारोगे, जबरदस्त हड़ताल हुई थी उसके यहाँ पे जब सरकार ने ये रूल किया था, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त इसके अगेंस्ट में दुकानदार खड़े हुए थे। अब आप कहोगे सर ये क्या मजाक है, भाई तो बहुत अच्छी चीज है। तो दुकानदार इसके अगेंस्ट क्यों खड़े हुए, प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट क्यों खड़े हुए? बिकॉज ब्लैक मनी, काला बाजारी। सुनिए ध्यान से, बड़ा अच्छा बता रहा हूं एक बात आपको। अब मान लो 1 मिनट के लिए ये P3 सेलर कर रहा है और ये कह रहा है मुझे ₹3 टैक्स देने हैं, तो भैया ₹3 टैक्स तो तब देगा ना जब पीछे वाली डिटेल देगा कि भैया ₹10 ये जमा करा चुका है, ₹2 ये जमा करा चुका है, तभी तो सरकार इससे ₹3 टैक्स लेगी। सरकार इससे का ₹2 टैक्स ले रही है तो ये बताएगा ना भाई पहले ₹10 मैं दे चुका हूं, यानी पूरी चेन डिस्क्लोज हो रही है। और आपको पता ही है ये बात कि इंडिया में जो सेल होती है या कोई भी दुकानदार बेच रहा है, तो कुछ को छोड़ दूं अगर मैं, तो मैक्सिमम सर 2 नंबर में काम कर रहे हो। कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? तो जीएसटी लगने के बाद, जीएसटी लगने के बाद इंडिया का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा हिस्सा नंबर 1 में काम करना शुरू हो गया। कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? मीन्स सरकार कहेगी भैया उनका तो काम कैसे चलेगा, पहले ₹37 टैक्स आ रहा था, ₹15 टैक्स आ रहा है, सरकार के खर्चे कम हो रहे हैं क्या? तो सरकार को पता था इतना कम टैक्स करने के बावजूद टोटल अमाउंट टैक्स ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो पहले 2 नंबर में काम कर रहे थे वो 1 नंबर में काम करना शुरू कर देंगे, और ऐसा हुआ। अब वो दिन दूर नहीं इंडिया में, आप ये मानना कि कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि मैक्सिमम मैक्सिमम दुकानदार, मैक्सिमम प्रोड्यूसर सब 1 नंबर में आ जाएंगे। मैक्सिमम सरकार इतना सब कुछ कर देगी। आज आप आईटीआर जमा कराते हो तो आपका आईटीआर, आधार कार्ड, सब कुछ लिंक कर रखा है। अब बंदा वैसे कह रहा है जी खरीद के तो मैं मर्सिडीज लाया हूं और मेरा टैक्स बन नहीं रहा। तो जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो वहां भी आपका पैन नंबर वगैरह सब कुछ लग रहा है सर। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी पहले स्ट्रक्चर को मजबूत बना रहा है सरकार। आप कुछ खरीद रहे हो सब इंटरलिंक हो रहा है। अच्छा भाई मर्सिडीज खरीद लाया तो 2 करोड़ की गाड़ी खरीद लाया, टैक्स इतना भर रहा है। दैट्स कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। जो 37 पहुंचने चाहिए तो वो पहुंच ही नहीं रहे थे, कोई डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा था, 2 नंबर में काम ज्यादा हो रहा। तो इसलिए यहाँ पे जो है, जो इसके अगेंस्ट में जो प्रोड्यूसर इकट्ठे हुए वो इसीलिए इकट्ठे हुए थे। नहीं क्या तर्क देने पे तो उनके कोई तर्क ही नहीं है। वे क्यों नहीं है बेटर, आपके सामने है सारी बात, ये तो बहुत बेटर बेटर है। चलिए हाँ जी सर। तो मैंने कहा यहाँ पे जो भी है सर जीएसटी है यूनिफॉर्म रेट इन ऑल स्टेट्स। जितने भी स्टेट है सर यूनिफॉर्म रेट्स हैं। नहीं तो जब पहले सेल टैक्स मैंने भी आपको बताया, अब पता चला है जी दिल्ली गवर्नमेंट सेल टैक्स का रेट कुछ और लगा के बैठी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ और लगा के बैठी हुई है सेल टैक्स, गुजरात कुछ और लगा के बैठी हुई है, अलग अलग स्टेट अलग अलग अपना सेल टैक्स लगा के बैठे हुए थे। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खामोश। अब किसी की कोई कहानी नहीं चलेगी सर। ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टेट हो सबका जीएसटी सेम होगा। लेकिन अब टैक्स के दायरे पे कोई चीज सस्ती महंगी नहीं होगी। नहीं तो जब सेल टैक्स था तो पता चलता था एक स्टेट में कोई चीज बहुत महंगी है और दूसरे स्टेट में वो बहुत सस्ती है, सेल टैक्स अलग होने की वजह से। तो वहां ये हुआ करता था, पता चलता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग सामान खरीद के ले लेके जा रहे होते थे। इज दैट क्लियर? तो अब भैया कंपटीशन होगा, लेकिन अब कंपटीशन होगा क्वालिटी के बेस पे, अवेलेबिलिटी के बेस पे, टैक्स के बेस पे अब कंपटीशन नहीं होगा। टैक्स अब यूनिफॉर्म है। ठीक हो गया? चलिए अगला, जीएसटी डिवाइडेड सर जो स्लैब है सर, ठीक है जी, 0, 5, 12, 18, 28 ऐसे करके।
वो बार में अमेंडमेंट तो कर रहे हैं ना बार बार, समझ रहे हो। तो मतलब कि अब जैसे हमने कहा 28% मैक्सिमम स्लैब रेट, तो जो पेट्रोल है अगर आप पेट्रोल पे देखोगे तो 28% से फालतू है वो। तो यही तो कह रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में आ गया तो मैक्सिमम 28 है, तो वो आपका टैक्स का स्लैब जो होगा वो 28% हो जाएगा। तो अगर 28% हो गया तो पेट्रोल बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा, दैट इज द। नहीं तो फिर ये कहेंगे स्लैब रेट बढ़ाओ। अगर वही रेट रखना है जीएसटी मिलाने के बाद भी पेट्रोल को, तो 28% से ऊपर लाओ। तो यहाँ पे लिखने में तो दिक्कत पड़ रही है ना। अगर मान लीजिए यहां पर लिख दिया जाए, यहां पे लिख दिया जाए 55%, तो लोग भी कहेंगे क्या लूट मच रही है क्या, 100 रुपए कमाएंगे तो 55 तुम्हारे को देंगे क्या। इसलिए वो इसको जीएसटी के दायरे में अभी नहीं ला रहे। ठीक, जीएसटी पेड कैन बी सेट ऑफ एट द टाइम ऑफ सेल, अभी वो क्लियर कर दिया मैंने कि जो जीएसटी आप सेल के टाइम पे पे जो रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, ठीक है जी, सरकार को पे कर रहे हो आप, तो वो आप उसे सेट ऑफ ले लोगे जो आपने पहले ऑलरेडी में परचेज के टाइम पे कर रखा है। सबको शो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको सेट ऑफ मिलेगा। यही तो हो रही है, तभी तो लोग 1 नंबर में आ रहे हैं। चलिए जी, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए पढ़ाई से हटकर बात है, बता देता हूं आपको। फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जनरली ये काम नहीं कर रही होती चोरी वोरी का, वो सब अपना काम 1 नंबर में कर रही होती है। अरे मेरी बात समझ में, 12th से पढ़ाऊंगा अकाउंट तो वहां समझ में भी आ जाएगा आपको ऐसा क्यों करती हैं। उनको जरूरत ही नहीं 2 नंबर में काम करने की, बेसिकली इतना करेंगे तो तगड़ा करेंगे, फिर या तो नहीं करेंगे। फिर तो वो काम नहीं करी होती, ये काम कर रहे होते हैं छोटे छोटे दुकानदार। अरे मेरी बात समझ, तो वो छोटे छोटे जो दुकानदार थे वो भी 1 नंबर में आते जाते। चलिए, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस गुड्स और सर्विस टैक्स क्या है जी। बाय इंप्लीमेंटिंग जीएसटी, cascading effect of tax on the tax will be eliminated। यानी लोग जो टैक्स को अवॉइड कर रहे थे वो अब एलिमिनेट हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई। जो तीसरा जो P3 था वो कह रहा भैया मैं तुम्हारे को टैक्स दे रहा हूं, मुझे तो सेट ऑफ चाहिए, तो उसको सेट ऑफ चाहिए तो P1 P2 को पहले जो है वो फाइल करनी पड़ेगी सारी चीजें। रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन ऑन डायरेक्ट टैक्स, पहले डायरेक्ट टैक्स इतने सारे थे कोई हिसाब नहीं, बहुत सारे थे, सब खत्म एक जीएसटी। इंप्रूविंग जीडीपी बाय रिड्यूसिंग द डबल टैक्सेशन। आपने देखा डबल टैक्सेशन लग रहा था, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, क्यों नहीं पड़ेगा। अगर सर कोई सामान सस्ता मिल रहा है तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा ना। तो सब्जेक्ट अलग अलग जरूर बनाए हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, इंपैक्ट तो सबका मिलकर आएगा। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा नहीं, अगर किसी चीज की डिमांड है तो सप्लाई तो होगी। तो अगर डिमांड बढ़ रही है, सस्ती चीजें हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। और अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सर आप मानिए उस इकोनॉमी को ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। सारी जिन तो प्रोडक्शन की है, इकोनॉमी बढ़ जाएगी। प्रोवाइड द इनपुट क्रेडिट अक्रॉस द वैल्यू चेन एक्सेप्ट फाइनल बायर। भैया हर एक पीछे का जितना भी है वो सबका आपको वो मिल जाएगा सेट ऑफ, एक्सेप्ट कौन, फाइनल बायर को नहीं मिलेगा। जो कंज्यूमर है उसे वो कैसे सेट ऑफ लेगा, उसकी जेब से जा रहा है ना पैसा। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए जो मैंने बात करी आपसे और मैंने बोला कि अब यहां पर इसने लास्ट में 150 का ये जो सोल्ड करा, ये कंज्यूमर को सोल्ड करा। अब कंज्यूमर को 10% 15 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आप टोटल करिए से 15 रुपए था ना ये, तो कंज्यूमर को 15 रुपए देने पड़ गए ना। अब कंज्यूमर को कोई सेट ऑफ थोड़ा ना मिलने वाला है, वो तो कंज्यूम कर रहा है गुड्स को। आ रही है मेरी बात समझने, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब मान लीजिए एयर कंडीशनर है सर, सपोज करिए एयर कंडीशनर ऐसे मूव करके जा रहा था। अब लास्ट में जिसने एयर कंडीशनर खरीदा सर, अगर वो फाइनल बायर यानी कि कंज्यूमर है तो उसके पास से टैक्स चला जाएगा और उसको कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर मान लीजिए फाइनल कंज्यूमर जो है वो दुकानदार है और वो 1 मिनट के लिए वो उस एसी को अपने ऑफिस में या कहीं लगा रहा है, आरी बात सुनने, और उसके पास जीएसटी नंबर है, तो वो तो कहेगा मैंने पे करा है।
और वो सरकार से सेट ऑफ मांग लेगा। यानी अगर वो एसी का कंज्यूमर खरीद रहा है, अपने घर में लगा रहा है, तो उसके पास कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन वही फाइनल एसी अगर दुकानदार खरीद रहा है और अपने ऑफिस में लगा रहा है, शोरूम में लगा रहा है, कहीं लगा रहा है, ऑब्वियसली उसका जीएसटी नंबर होगा, तो उसको भी सेट ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि वो फाइनल बायर जो है लेकिन कंज्यूमर नहीं है। चलिए जी, तो अब सेम लेवल ऑफ टैक्स लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर अक्रॉस द कंट्री। अब ध्यान करिए, पूरी कंट्री में अब जो प्रोसीजर है, लेवल है, सब कुछ सेम है। सब ये नहीं है कि एक स्टेट में कुछ हो रहा है, दूसरे में कुछ हो रहा है, तीसरे में कुछ हो रहा है, सब कुछ नहीं है। पूरी कंट्री में सारी कहानी सेम। एलिमिनेट अननेसेसरी अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट। पहले क्या होता था कि पता चलता था कि किसी स्टेट ने सेल टैक्स बहुत कम रख दिया कि और स्टेट को कंपटीशन देने के लिए, जैसे कहते हैं ना अमीर और रईस, ध्यान मत देना अमीर और रईस एक बात हो गई है। तो कहते हैं ना सर कि कोई रिच और कोई पुअर है, तो सर ऐसा स्टेट में भी है कि सर कोई स्टेट रिच है और कोई स्टेट पुअर है। अब होता क्या था, जो रिच स्टेट है, अब रिच स्टेट में उसके सीएम ने क्या करा, मान लो पहले क्या करते थे, सेल टैक्स काफी कम कर देते थे, कम कर दिया। अब जो स्टेट पुअर है वो कम कर नहीं सकती थी, तो वो और फंस गई, क्योंकि रिच वाली और रिच हो जाएगी, क्योंकि अब दूसरे स्टेट वाले उस स्टेट से खरीदेंगे। आ रही बात सुनने? तो भैया जीएसटी सेम कर दिया, टैक्स के चक्कर में आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो आपस में इंटरस्टेट कंपटीशन था वो खत्म हो गया। नहीं तो अब शायद आपको ध्यान नहीं होगा, अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि चाहते थे अगर ये खरीदना है तो भैया वहां से जाके खरीद लो, सस्ता मिल जाएगा, वही सेम चीज, वही सेम प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ सेल टैक्स अलग अलग होता था। तो वो कहानी खत्म हो गई, तो यानी उस चीज में फर्क नहीं पड़ेगा। अगला जी, रिड्यूसिंग द स्लैब रेट्स टू अवॉइड अननेसेसरी हाइक इन द प्राइस, कि अब यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हाइक ना हो। अब जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो आपको एग्जांपल देके समझाने की बात करी, ठीक है जी, अब यहाँ पे 10% था सर, आप मानते हो कि जैसे जैसे इसको घटाएंगे तो प्राइस और कम हो सकता है, भाई 10% है तो प्राइस ये होगा। अभी 10% था, तो इसने जब इसको बेचा तो 100 रुपए वो और 10 रुपए वो, यानी 110 का पड़ा। इसने बेचा 12, इसने बेचा 150 प्लस 15 टैक्स 10% की वजह से। अगर यही 5% हो जाए तो प्राइस और कम हो जाएगा, अगर यही 2% हो जाए तो प्राइस और कम हो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? तो सरकार की पूरी बहुत अच्छी प्लानिंग है इसमें, इसमें कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक हो गया जी। अब अगला आता है सर इश्यूज, डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स क्या है सर जीएसटी में? भाई सब कुछ ही बहुत बढ़िया है या कोई समस्या नहीं? अब आइए सर उसमें लैक ऑफ वेल ट्रेन स्टाफ, तो शुरू में एक बिल्कुल नई चीज आई थी सर, और सर नई चीज में तो सभी को दिक्कत होती है। जब आपको कुछ भी नहीं आता था और मान लो साइकिल चलाने की बात करी गई, आपके लिए बिल्कुल नई थी, तो जब आप इधर लेफ्ट राइट का पैडल मारते तो राइट झुक जाती थी, लेफ्ट का पैडल मारते तो लेफ्ट झुक जाती थी। अच्छा यार इसको सीधा कैसे करें, तो होती नहीं सर, तो यहाँ मार पैडल तो यहाँ गिर जाती है, यहाँ मार तो यहाँ गिर जाती है। धीरे धीरे आपने प्रैक्टिस करी और आपको आ गई। जब तक मान लीजिए मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता था, तो जनरली मेरे कुछ मामा सिखाते थे कि भैया ऐसे ऐसे चलाना है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं जिसको स्कूटर चलाते हुए देखता था मैं कहता था कितना इंटेलिजेंट है, स्कूटर चलाना वाला यार कितना इंटेलिजेंट है। आ रही बात सुनिए, कोई बाइक चला रहा होता तो कितना ब्रिलियंट है यार, बाइक चला रहा है। इज दैट क्लियर? तो यानी जब हमने सीखना शुरू किया तो हमें शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद हम भी ट्रेंड हो गए। तो स्टार्टिंग में सर बहुत दिक्कत हुई कि यहाँ पे वेल ट्रेंड स्टाफ नहीं था, लोगों को जीएसटी के बारे में नहीं पता था। अभी भी ये दिक्कत मना नहीं करा कि खत्म हो गई, लेकिन अब कंपेरेटिवली कम होती जा रही है। ठीक है जी। और अब बहुत सारा मैकेनिज्म जो चाहिए था वो जीएसटी के लिए अलग का मैकेनिज्म चाहिए था, क्योंकि सेल टैक्स के लिए सबको आइडिया था, जीएसटी एक नई चीज आई थी। ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज some people applied for double registration, and due to double registration it only increase the complication but also increase the cost. जब जीएसटी आया तो उसके लिए कुछ नया रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं थी, उन्होंने सेल टैक्स नंबर ले रखा था, उनको लगा जीएसटी का नंबर अलग लेना है, और पता चला उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। बहुत लोगों के संग ऐसा हुआ।
स्टिल लैक ऑफ मैकेनिज्म टू कंट्रोल द टैक्स इवेशन। आज मैं ये कहूं कि इसमें टैक्स हमारा जो है चोरी होने से बच रहा है, लेकिन मैं ये कहूं ये बिल्कुल खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। आज भी दुकानदार ये कर रहा है कि चल यार 30% वाइट में काम कर लेता हूं, यानी पर्चे वर्चे काट देता हूं, 70% बिना पर्चों के काम कर लेता हूं। आज भी ऐसा हो रहा है, कंट्रोल हुआ है पहले से, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है आगे का भविष्य हमारा इंडिया का बहुत ब्राइट है, और आगे आगे ये चीजें कम होती चली जाएंगी, सबको आदत पड़ जाएगी टैक्स लेने की, टैक्स देने की, और वो ब्राइट होगा काफी, और उसमें हमारे ग्रोथ भी होगी कंट्री। ठीक, इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने थे सर, तो आप मानिए जो वेल ट्रेन्ड स्टाफ आपको किसी चीज का चाहिए होगा, वो पैसे भी ज्यादा मांगेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सारी कहानी हुई इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बुक, सर वो क्या हो गई, बढ़ गई सर। ठीक है, चलो अब आता है सर क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी की सर क्लासिफिकेशन किस तरह से हो रही है सर। तो जीएसटी की क्लासिफिकेशन सर 3 हिस्सों में हो रही है सर। अब जरा ध्यान दीजिए वो 3 कौन कौन से। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी का वो हिस्सा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो पता है ना, कि हमारा जो इंडिया है वो काफी सारे स्टेट्स के अंदर डिवाइड है, तो जो भी टैक्स आता है उसका कुछ पार्ट स्टेट को जा रहा होता है और कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा होता है, क्योंकि दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा होता है उसकी सरदर्दी अपने स्टेट को मैनेज करने की होती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास जो टैक्स होता है तो वो पूरे देश को मेंटेन करने की जरूरत होती है। अब जितना भी डिफेंस पे पैसा लग रहा है सब, वो कोई स्टेट थोड़ी ना देगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट है, जो हाईवेज बन रहे हैं, मान लीजिए हाईवेज बन रहे हैं, अब वो हाईवे स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना देगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इज दैट क्लियर? तो जो भी टैक्स आता है उसमें से डिवीजन हो जाती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट पे जो टैक्स जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए वेलफेयर के लिए जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो जाएगा वो पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए जाएगी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, अब सोचिए वो तो हर स्टेट का एक फादर हो गया, फादर मान लीजिए, मदर मान लीजिए, वट एवर यू वांट, तो वो उसको खर्च वहां करना चाहेंगे ना जो स्टेट अभी अंडर डेवलप है, उस पर ज्यादा लगाना चाहेंगे ना, ताकि वो डेवलप हो जाए। सर वो दिन मतलब बहुत पीछे नहीं गया, जो नोएडा और गुड़गांव, सर कोई ये कहे ना 8 बजे 7 बजे यहां से निकल जा, तो बेट लगा करती थी कि 7 बजे 8 बजे यहां से कौन निकलेगा, जंगल कोरे जंगल। रोहिणी, मतलब मेरे सामने कितनी बार ऐसा हुआ कि शास्त्री नगर में यहाँ पे कोई रहता था, मान लीजिए उसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उस नुकसान की पूर्ति नहीं हो रही थी, उसने अपना घर बेच दिया, और वो जो चुकाना था किसका पैसा चुका दिया, जो बचा वो जाके उसने रोहिणी में जगह खरीदी, और लोगों ने बड़ा दुख प्रकट किया, यार कहाँ जंगल में जाके बस गया, चलो कोई बात नहीं, भगवान तेरे को अच्छे दिन दिखाएगा, और उसकी सुनी और वो अच्छे दिन दिखा दिया। आज रोहिणी की वैल्यू हमारे यहाँ से ज्यादा है। ठीक कह रहा हूं? जो नोएडा गुड़गांव में जाके बस गए, लोगों ने बड़ी सिंपैथी दिखाई, आज वो हमारी तरफ खिल्ली उड़ा के देख रहे हैं। गुड़गांव देखो क्या पोश एरिया, जाओगे तो लगेगा अरे अच्छा इंडिया में ही है ना, नोएडा से निकलोगे अच्छा इंडिया में ही है ना सर। दैट्स इट, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? तो मीन सरकार के सेंटर के पास जो पैसा आया, तो उन्होंने देखा कौन सी ऐसी एरियाज हैं जो डेवलप नहीं है, तो जो डेवलप नहीं है उसको डेवलप पे पैसा लगाया सरकार ने। तो जो दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, तो पहले दिल्ली के आसपास के जो एरिया थे जो डेवलप नहीं थे, पहले उसको डेवलप किया। आप समझो जो सरकार की प्लानिंग को, फिर फैलते 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 अब सरकार पूरे भारत को करती जा रही है कि जहां जहां पे डेवलपमेंट नहीं है उसे डेवलप करके चले जाओ। इज दैट क्लियर? गुड। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी, तो ये वो टैक्स का हिस्सा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वो टैक्स का हिस्सा है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ठीक है जी। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी, ये हो क्या रहा है, जो आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ जहां पर 2 स्टेट रोल प्ले कर रही है, 2 से ज्यादा स्टेट, तो वहां पे इंटीग्रेटेड टैक्स की कहानी आ रही है। क्योंकि जो पहले हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, वो एक सेम स्टेट में हो रहा है, तो अभी मैं ये सारी कहानी आपको समझा रहा हूं। कि इन बातों को समझने के लिए मैं क्या समझनी है बात, कि जो सेल हो रही है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मान लीजिए मैंने कैसा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए ये दिल्ली है, अब यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है और यहाँ पे ये कंज्यूमर है सर। ठीक है जी, यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर है और यहाँ पे ये कंज्यूमर है।
दोनों ही एक स्टेट में है तो हो गया इंट्रा स्टेट। लेकिन सर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, मान लीजिए ऐसे, ये दिल्ली है और ये महाराष्ट्र है, अब यहां से यहां पे कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो हो गई इंटर स्टेट। समझ आ रही है मेरी बात? आइए सर, तो मैंने कहा जो इंट्रा स्टेट हो रही है तो यहाँ पे सेलर हैज टू कलेक्ट बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब आपका एक ही स्टेट में हो रहा है तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को जो टैक्स लेना है वो दोनों टैक्स लेने हैं। कौन से टैक्स लेने हैं सर? सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। एक एग्जांपल मान लीजिए अगर वो 50 रुपए टैक्स के ले रहा है, अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर यहाँ पे 50 रुपए ले रहा है जीएसटी के, तो जनरली सर 25 इसको दे देगा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 25 दे देगा वो स्टेट गवर्नमेंट को। 50-50%। आ रही है बात सुनने? तो ये कब हो रही है सर? जब यहाँ पे हो रहा है इंट्रा स्टेट। इज दैट क्लियर? अब इंटर स्टेट सप्लाई सर, अगर मान लीजिए इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लेस और सप्लाई आर डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट सर। ये कहां पे लगेगा सर? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड सर्विस। अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, उस पर जो टैक्स लगता है वो भी आईजीएसटी लगता है सर। पेपर में आ सकता है आईजीएसटी कहां लग रहा है सर, तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो भी फंस जाओगे। When the supply of good service is made to be SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर किसी को सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया तो वहां पर भी सर आपका ये लग रहा है सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जैसे मान लीजिए जो अनडेवलप्ड एरियाज थे, सरकार ने क्या करा? उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने वहां पे टैक्स को काफी रिड्यूस कर दिया, और कितने बार तो ये भी कह दिया कि इतने साल तक हम टैक्स नहीं लेंगे सर। और बोलिए सर, ये स्टार्ट। और वहां पे ऐसा हुआ जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, बड़े बड़े प्लेयर थे, वो गए वहां पे। आप बात को समझिए, अगर हमसे कह दिया जाए, स्काईलैंड को कह दिया जाए, सरकार कहे जी स्काईलैंड जी आप स्काईलैंड टोटल वहां ब्रांच खोल लीजिए, आपको 7 साल के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मैं कहूंगा सॉरी जी, मैं कहां जंगल में जाऊंगा, मैं कहां ट्यूशन वगैरह खोलूंगा। लेकिन अगर यही चीज उन्होंने बड़ी कंपनी को कहा, बड़ी कंपनी का वो इट्स गुड, जंगल है, अरे मैं बहुत पैसा है, उन्होंने खोल दी जंगल में पूरी इंडस्ट्री। जो जंगल में इंडस्ट्री खोल दी, लोगों को तो काम चाहिए, रोजगार चाहिए। जब लोग रोजगार के लिए वहां जाने लगे तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पैसे मिल रहे हैं भाई, दिल्ली से यहां से अप डाउन कर लेंगे। अब यहां से अप डाउन कर लेंगे, दूसरों के दिमाग चलने शुरू हुए बिल्डर्स के, अच्छा यहां से अप डाउन कर रहा है, तो उसने क्या करा? उस जंगल के पास में अपनी पूरी बिल्डिंग बना दी। आ रही बात सुनिए? उसने कहा अच्छा जी मेरा तो आना जाना बच जाएगा, उसने वहां जगह खरीदनी शुरू कर दी, बिल्डर ने और जगह बनानी शुरू कर दी, और प्रोड्यूसर पहुंचने शुरू हो गए। करते 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 पता चला 5-10 साल में पूरी रूपए का चीज, जो जगह पहचान में नहीं आती है, वो पॉश एरिया है। आ रही बात सुनने? क्योंकि वहां पे सरकार ने इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होने दी, प्रॉपर बड़े बड़े चौड़े रोड, पार्क वगैरह सब कुछ ये सब वहां पे। आ रही मेरी बात सुनने? तो आप देखोगे वहां पे जो रहने का तरीका है, सलीका है, वो बहुत अलग है। इज दैट क्लियर? पहले क्लास के अंदर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।